तो क्वेश्चन है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24.31 AMU, full stop. This magnesium is composed of 79 mole percent of Mg24. देखो मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ. क्वेश्चन में एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम दिया हुआ है पहली लाइन में 24.31 AMU और अगली लाइन में क्वेश्चन कह रहा है दिस मैग्नीशियम इज कंपोज्ड ऑफ 79 मोल परसेंट ऑफ Mg24. तो ये जो मैग्नीशियम है इसमें Mg24 इसका कितना मोल परसेंट दिया हुआ है? 79 मोल परसेंट. या इसको मोल वर्ड मत यूज करो, परसेंट लिख देते हैं इसको. 79%. ठीक है. क्वेश्चन लिखो दिस मैग्नीशियम इज कंपोज्ड ऑफ 79 मोल परसेंट ऑफ Mg24 एंड रिमेनिंग 21% ऑफ Mg25. and remaining 21% of Mg25. तो इस परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब बेसिकली ये है कि अगर टोटल 100 एटम्स हम लें तो उसमें 79 एटम्स जो है मैग्नीशियम के वो 24 एटॉमिक मास वाले होंगे और जो बाकी के 21 एटम्स हैं वो 25 एटॉमिक मास वाले होंगे. ठीक है. एंड रिमेनिंग 21% ऑफ Mg25 एंड Mg26. remaining 21% of Mg25 and Mg26. तो एक्चुअली ये जो 21% है ये इन दोनों का मिला के है ना. Mg25 और Mg26 मिला के 21% है. फुल स्टॉप. कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Mg26. कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Mg26. तो Mg26 का परसेंटेज अपन को इसमें बताना है. ठीक है. तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, दोबारा रीड करके देख लो समझ में आ रहा है कि नहीं. कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर इसको अटेम्प्ट करो. 1 मिनट का टाइम देता हूँ मैं करने के लिए. मानस रिपीट करने के लिए बोल रहा है. मानस क्या रिपीट करना है? हो गया. ठीक है. हाँ 10% आंसर सही है. सभी लोग एक बार ट्राई कर ले. आ गया. गुड. सभी का आ गया क्या? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में?
तो ठीक है, जिसका अगर किसी का अटक रहा हो तो मैं एक बार बता देता हूँ शॉर्ट में। अपन को वही फॉर्मूला लगाना है, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, ये यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन दिया है 24 वाले का 79% है और इन दोनों का मिला के 21% है ना। तो इसको अपन ऐसे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि अगर Mg25 का परसेंटेज x होगा तो Mg26 का परसेंट कितना होगा, 21 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों मिला के 21% है। तो बस तीनों का हमको परसेंटेज पता चल गया है ना, तीनों का परसेंटेज पता चल गया हमको, तीनों आइसोटोप का 79 x 21 माइनस एक्स, और तीनों का एटॉमिक मासेस तो पता है ही, 24 25 और 26। तो बस वही फॉर्मूला लग जाएगा अपना, 79 मतलब परसेंटेज को अब एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओ, 79 इंटू 24 प्लस x इंटू 25। हाँ एक मिनट, अभी देखते हैं अपन तुम्हारा तरीका कौन सा है। x इंटू 25 प्लस 21 माइनस एक्स इंटू 26 है ना, ये अपन ने परसेंटेज को एटॉमिक मासेस से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे जब सारे परसेंटेज ऐड करेंगे तो वो 100 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू अपन को दी हुई है 24.31। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और x की वैल्यू जब आ जाएगी तो हमारा आंसर हो जाएगा 21 माइनस एक्स परसेंट, राइट। अब हाँ, एक और तरीके से कैसे बताओ। क्या नाम है तुम्हारा, ये तुम्हारा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, रुको मैं तुम्हें अनम्यूट कर देता हूँ ना। हाँ अश्विनी, अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है तुम्हारा। म्यूट का ऑप्शन आ रहा है, तुम ऑलरेडी अनम्यूटेड हो क्या, ये तुम्हारे म्यूट का ऑप्शन आ रहा है, क्या दिक्कत है इसमें। हाँ अश्विन अब बोलो। चलो ठीक है, बाद में बता देना। हाँ और भी तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन करने के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में, तो आगे बढ़े अपन अगले टॉपिक पे आते हैं फिर। सिंपल क्वेश्चन था ये, फॉर्मूला बेस्ड, इसी तरह के आएंगे इस टॉपिक से, एवरेज एटॉमिक मास से। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन दो सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 10th में पढ़ा है हमने हमने इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। तो इसको लिख लो, इज इट ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हम ये एक्सप्रेशन आगे ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा क्या ये बात हमेशा सही है, नहीं, ये बात हमेशा सही नहीं है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं केवल न्यूट्रल एटम में। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में स्पेसिफाई करना जरूरी है, इन अ न्यूट्रल एटम, राइट। तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा
लेकिन अगर एटम न्यूट्रल है तो, अगर एटम पे कोई चार्ज नहीं है तो, क्योंकि अगर कैटायन या एनायन के फॉर्म में है स्पीशीज तो उस पे जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है उनकी संख्या बराबर नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली जो एटॉमिक नंबर है उसको हम सिंपल वर्ड्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के टर्म्स में ही याद रखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लो, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, है ना, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि मास नंबर मतलब वो नंबर जो मास को इंडिकेट करे। तो एक एटम में मास किस किस के कारण आता है? प्रोटॉन्स के कारण और न्यूट्रॉन्स के कारण, है ना, प्रोटॉन्स के कारण और न्यूट्रॉन्स के कारण। तो जो मास का नंबर है दैट विल बी एक्चुअली सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो अपन को पता भी है वैसे, कि मास नंबर इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू एटॉमिक मास, ठीक है। बस फर्क ये है कि यहाँ पर एटॉमिक मास को हम एएमयू में लिखते हैं, राइट, और मास नंबर इज सिंपली अ नंबर, ठीक है। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है, एटॉमिक मास और मास नंबर की, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशंस हो गई। इसके बाद एक नेक्स्ट टर्म आता है, उसको भी लिख लो, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, है ना। तो इसकी डेफिनेशन अपन क्या लिखेंगे भाई? जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्राम एटॉमिक मास मतलब आप एटॉमिक मास को ग्राम में बता रहे हो, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। एक सेकेंड, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ठीक है। तो इसको हम ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, ग्राम एटॉमिक मास मोलर मास के जैसे ही होता है। अभी अपन मोलर मास के बराबर उसको इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपन ने मोल टर्म पढ़ा नहीं है ना। तो यहाँ पर लिखने के लिए लिख सकते हैं अपन, यहाँ पर आगे लिख लो, इट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल एटम्स, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है कि जब हम 1 मोल एटम्स का मास लेंगे तो उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पे, देखो। एटॉमिक मास, लेट से कोई किसी एटम का एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास तो हम एएमयू में बताते हैं। तो लेट से किसी एटम का एटॉमिक मास एक्स एएमयू है, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास को क्या बोल रहे हैं हम, कि इट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल एटम्स। तो एटॉमिक मास या एक एटम का मास एक्स एएमयू है, तो मास ऑफ 1 मोल एटम कितना हो जाएगा? मास ऑफ 1 मोल एटम्स विल बी व्हाट? एक्स एएमयू इनटू वैल्यू ऑफ 1 मोल। ये मोल की वैल्यू अपन अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन में आ रही है इसलिए अपन यूज कर लेते हैं डायरेक्ट। 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये 1 मोल एटम्स का मास हो जाएगा, है ना। अब डेफिनेशन फॉलो करो, डेफिनेशन क्या कह रहा है कि ग्राम एटॉमिक मास मतलब मास को अपन को ग्राम्स में एक्सप्रेस करना है, और यहाँ पर अभी किस फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है? एएमयू के फॉर्म में।
तो इसको AMU को अब ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू x इंटू, अब 1 AMU कितने के बराबर होता है, ये हमने पिछली स्लाइड्स में देखा है। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक है, ये जब कल हम AMU डिफाइन कर रहे थे उसमें हमने कन्वर्जन लिखा था यहाँ वहां पे, तुम्हें नोट्स में मिलेगा जब एक दो पेज पलट के देखोगे तो अब यहाँ पर AMU को ग्राम से रिप्लेस कर दो, तो AMU विल बिकम 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, राइट, इंटू ये वैल्यू तो एज इट इज कॉपी हो जाएगी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सही है। अब देखो ये x को तो एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लो, बाकी ये जो दो टर्म्स हैं, एक तो ये 1.66 और 6.022, इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे हम, और 10 टू द पावर माइनस 24 और 10 टू द पावर 23 इनको साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे आंसर क्या क्या आएगा, देखो जब 1.66 को 6.02 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर रफली 10 के आसपास आएगा, है ना, और जब 10 टू द पावर माइनस 24 को 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर रफली 10 टू द पावर -1 आएगा। फिर यूनिट तो एज इट इज कॉपी हो जाएगी ग्राम, तो सॉल्व करने पे अपना आंसर क्या आ जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा x ग्राम। ठीक है, तो ये आ गया मास ऑफ 1 मोल एटम्स, क्या आ गया x ग्राम, तो इसी को हम बोल देते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास कितना हो गया, x ग्राम। ठीक है, तो देखो समझ में आ गया यहाँ पे कि जब एटॉम किसी एटम का एटॉमिक मास x AMU है तो उस एटम का ग्राम एटॉमिक मास x ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये कैलकुलेशन सबको क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टर्म लिखो, सर ऑन विच यू अपलोड दिस लेक्चर, ऑन विच प्लेटफॉर्म, आई अपलोडेड माई लेक्चर ऑन माई यूट्यूब चैनल, है ना, यूट्यूब पर ऋतिक नरवरे सर्च करोगे तो उस पर आ जाएगा। तो अब से जो जितने भी ये लेक्चर्स हैं उसको मैं सीक्वेंस में उसी में डालते रहूंगा, तो उसमें एक प्लेलिस्ट क्रिएटेड है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के नाम से, है ना, उसमें ढूंढ लेना, और किसी को ना मिले तो फिर पूछ लेना मुझसे, तो मैं पर्सनली लिंक भी भेज दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन टॉपिक देख रहे थे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, है ना, तो जैसा एटॉमिक मास होता है मास ऑफ वन एटम, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा सिंपली मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड मॉलिक्यूल इज व्हाट, मॉलिक्यूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, राइट। तो जैसे हम मॉलिक्यूल के लिए कोई भी एग्जांपल देख लो, सिंपल है बहुत डेफिनेशन, जैसे हम वाटर की बात करें H2O, H2O इज अ मॉलिक्यूल, है ना, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा H2O का, मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू, जो तीन मॉलिक्यूल किस किस से बना है, तीन एटम से मिलके बना है ना, तीन एटम्स में से दो एटम तो हाइड्रोजन के हैं और एक एटम ऑक्सीजन का है, तो हाइड्रोजन के दो एटम का मास जोड़ दो, तो दो हाइड्रोजन एटम का मास हो जाएगा 2 AMU, और एक ऑक्सीजन एटम का मास हो जाएगा 16 AMU, तो टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 18 AMU। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास इसका मतलब किस में एक्सप्रेस होगा, इन AMU, है ना, दिस विल बी एक्सप्रेस्ड इन AMU।
ठीक है, सिंपल है, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं किसी को। लिख लो ये डेफिनेशन जल्दी। मॉलिक्यूल टर्म हमको क्लियर है ही, कल हमने समझ लिया था। फिर नेक्स्ट टर्म देखो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट टर्म हो जाएगा अपना ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो जैसा ग्राम एटॉमिक मास था, है ना, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, जैसे ये डेफिनेशन थी, एटॉमिक मास को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं और इट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल एटम्स, ऐसे ही सिंपली मॉलिक्यूलर मास के लिए हो जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स एंड इट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लिख लो जल्दी इसको। इसी डेफिनेशन को लिख लो, जो ग्राम एटॉमिक मास लिखा है उसमें जहां जहां पे एटम आ रहा है उसको मॉलिक्यूल, उस वर्ड को मॉलिक्यूल वर्ड से रिप्लेस कर दो। वेदांत कह रहा है कि सर एग्जाम्स में मॉलिक्यूलर मासेस इक्वेशन में दे रखे होते हैं क्या? मॉलिक्यूलर मासेस तो नहीं, एटॉमिक मासेस जनरली दिए होते हैं, है ना, तो एटॉमिक मास से मॉलिक्यूलर मास निकल जाते हैं। एटॉमिक मासेस दिए होंगे ना, एटॉमिक मासेस अपन को याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे रिकमेंडेड होता है कि पहले के 20 एटम्स के याद हो जाएं तो अच्छा है ना, और उतने जनरली हम सबको याद होते ही हैं, कैल्शियम तक। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिख ली सबने, है ना, कैलकुलेशन सेम उसी के जैसा रहेगा, है ना, कैलकुलेशन में कुछ चेंज नहीं होगा, जो अपन ने ये वाला कैलकुलेशन यहाँ पे किया था। मॉलिक्यूलर मास जो है वो XAMU हो जाएगा, तो मास मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स विल बी, तो 1 मोल की वैल्यू अपन मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये वाला जो कैलकुलेशन है ये पूरा सेम रहेगा एज इट इज, है ना, और एंड में आ जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू एक्स ग्राम। सर आज लेक्चर आदि पूछ रहा है कौन से टॉपिक पर है, आदि ये व्हाट्सएप ग्रुप में मेंशन किया था ना टॉपिक, ये अपन आज देखेंगे, ये मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स अपन कवर कर लेंगे आज। ये तुम लोग ध्यान से देख लिया करो, है ना, ग्रुप पे जो मैसेज आता है उसमें टॉपिक्स डेलिबरेटली इसलिए मेंशन होते हैं ताकि स्टूडेंट देख ले कि वो टॉपिक उसको पढ़ने की जरूरत है या नहीं, है ना। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्लियर हो गया सबको, डेफिनेशन लिख ली। क्वेश्चन लिखो, एक दो सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 NH3। फाइंड द मॉलिक्यूलर masses ऑफ H2SO4 एंड NH3। तो इनके तो अपन को मॉलिक्यूलर मास बताना है ना, इनके मॉलिक्यूलर मास बताना है। फिर अगला क्वेश्चन होगा फाइंड द ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसमें कोई दूसरे दो कंपाउंड्स ले लो, O2 एंड CH4, है ना। तो ये वैल्यूज बताओ जल्दी जल्दी सब लोग, यूनिट्स के साथ प्रॉपर। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा?
हाँ शाबाश, 98 है ना। H2SO4 की हम बात करें तो आंसर वैसे पार्शियली करेक्ट है वेदांत। हाँ 98 AMU सही आंसर है ना। यूनिट से अपन को पता चलता है कि अपन किस टर्म की बात कर रहे हैं। अगर यूनिट अपन स्पेसिफाई नहीं करेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा कि मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास की। तो जैसे H2SO4 की बात करें तो हाइड्रोजन का 2 AMU प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 ऑक्सीजन का 16 × 4, इसका टोटल आंसर आ जाएगा 98 AMU है ना। तो ये H2SO4 का हो गया। NH3 की अपन बात करें तो NH3 का हो जाएगा नाइट्रोजन का 14 और 3 हाइड्रोजन का 3, तो 14 + 3 = 17 AMU। ठीक है, तो ये तो हो गया मॉलिक्यूलर मास। फिर अगले पार्ट में अपन से पूछा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास है ना। ये पूछा है अपन से ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ऑक्सीजन का हो जाएगा कितना, 16 × 2 = 32 ग्राम्स, और मीथेन का हो जाएगा 12 + 4 16 ग्राम्स, राइट। तो ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में एक टर्म और कई बार यूज होता है, ग्राम पार्टिकल्स। ग्राम पार्टिकल्स, ठीक है। मतलब ये ग्राम पार्टिकल्स टर्म कई बार यूज होता है, जैसे तुम्हें क्वेश्चन में कई बार मिलेगा ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स या फिर ग्राम एटम्स, ठीक है। तो इन टर्म्स का मतलब क्या होता है, जब भी कहीं पे ये लिखा है ना ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो या ग्राम एटम लिखा हो, इनका सिंपल मतलब होता है ग्राम एटम्स इज इक्वल टू ग्राम पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल पार्टिकल्स, मोल पार्टिकल्स, राइट। ठीक है, तो अगर कहीं पर इस तरह का स्टेटमेंट लिखा है, तो अगर कहीं पर इस तरह का स्टेटमेंट लिखा है कि इट कंटेन्स 3 ग्राम आयंस, है ना। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा, इट कंटेन्स 3 मोल आयंस, ठीक है। तो ये टर्म पता होना चाहिए अपन को, कई बार ये क्वेश्चन में आ जाता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ग्राम पार्टिकल्स कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब मोल पार्टिकल्स। तो रौनक ने पूछा है सर एटॉमिक मास कहाँ तक याद होने चाहिए जेई एडवांस के लिए। 20 तक याद कर लो यार, पहले के जो 20 एलिमेंट्स है ना वो उतने याद कर लो। और वो तो वैसे जब अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब हम पढ़ेंगे 12th में, तो उसमें अ, अगले 10 एलिमेंट्स भी हमको रिक्वायर्ड होते हैं, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। तो इफेक्टिवली 2 साल के एंड में 30 तक तो अपन को याद हो ही जाता है वैसे ऑटोमेटिक। ठीक है, बाकी अभी फिलहाल के लिए तुम 20 तक याद कर लो, उतने में काम चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, मोल का मतलब ग्राम तो है, लेकिन इसमें एक ये बात इंपॉर्टेंट रहती है कि जैसे कहीं पर ये एक्सप्रेशन लिखा है 3 ग्राम आयंस लिखा है तो अपन उसको 3 मोल आयंस बोलेंगे। लेकिन अगर कहीं पे ये लिखा है, एक सेकेंड, हाँ कहीं पे जैसे अगर ये लिखा है कि वेट
of sample, weight of iron sample is 3 grams. ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये जो यहाँ पर 3 ग्राम लिखा है अपन ने, इसका मतलब 3 मोल्स नहीं है, है ना। यहाँ पर जो 3 ग्राम लिखा है, इट डजंट मीन दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन इज 3, है ना। ये बात इंपॉर्टेंट है, लिख लेते हैं अपन। वेट ऑफ आयरन सैंपल इज 3 ग्राम्स, इट मीन्स there are 3 moles of irons, there are 3 moles of iron, या Fe लिख लो, there are 3 moles of Fe। इस तरह का स्टेटमेंट क्या है, गलत है ना। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें अपन को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ग्राम आयंस लिखा है तो उसका मतलब मोल आयंस है, लेकिन अगर वेट दिया हुआ है 3 ग्राम तो इसका मतलब ये नहीं कि सैंपल में 3 मोल प्रेजेंट है ना। मतलब ये बात, ये पॉइंट याद रखना है अपन को ये, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना इस पॉइंट पे, तो क्वेश्चन में कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये ग्राम पार्टिकल्स वाली बात हो गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, मोल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हेडिंग है मोल कॉन्सेप्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, है ना। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। और ये जो टॉपिक है, इस पे पूरे अगला चैप्टर पूरा यही है ना। अगला जो चैप्टर अपन पढ़ेंगे, मतलब अगली जो बुकलेट अपन पढ़ेंगे, वो मोल कॉन्सेप्ट की ही होगी। ठीक है, तो उसमें तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे ही, लेकिन एक बेसिक लेवल पे अपन यहाँ पर भी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हेडिंग डाल दो, मोल कॉन्सेप्ट। अभी तक अपन ने जितना पढ़ा है उसमें किसी को डाउट तो नहीं है। अभी सिंपली अपन ने बेसिक टर्म्स पढ़े थे एकदम, जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो पहले तो मोल की डेफिनेशन लिखो। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस contains 6.022 into 10 to the power 23 particles of that substance। ठीक है, किसी सब्सटेंस का एक मोल ये इंडिकेट करता है कि उस सब्सटेंस में इतने पार्टिकल्स हैं। ठीक है, दिस नंबर इज अ वेरी बिग नंबर, है ना। 10 की पावर हम देखें अगर तो 23 बहुत बड़ा नंबर है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने मोल कंसेप्ट का बेसिक मेन यूज ये था कि जो हम फिजिकली अपने अराउंड जो हम सब्सटेंसेस देखते हैं, कि जैसे हम एक आयरन के पेन की बात करें, आयरन का जो अपना तवा होता है लोहे का, ठीक है। अगर हम एक आयरन के पेन की बात करें तो इसमें बहुत सारे आयरन एटम्स होंगे, है ना। तो जनरली जो सब्सटेंसेस हमारे अराउंड होते हैं उसमें एक बहुत बड़े नंबर के ऑर्डर में पार्टिकल्स होते हैं। तो
अब बार बार इतने बड़े नंबर को डील करने से बेटर है कि एक बड़े नंबर को एक छोटे नंबर से रिप्लेस कर दिया जाए। तो यहाँ पर हमने वही किया कि एक हमने बहुत बड़ा नंबर ले लिया 6.022 इंटू 10 पावर 23 और उसको एक स्मॉल नंबर 1 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये तो था ऑब्जेक्टिव इस तरह के कन्वर्जन का। तो दिस इज बेसिकली अ नंबर है ना, मोल इज जस्ट अ नंबर, इट्स नथिंग मोर देन दैट। इसको हम डजन से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे केले के लिए हम डजन वर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, जब भी हम whenever you go to purchase bananas we generally ask in terms of dozens, right? तो 1 डजन इज इक्वल टू 12 है ना, एक दर्जन में 12 केले होते हैं, ये तो सबको पता होगा। तो जैसे कि 12 जो है वो डजन को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही ये जो बड़ा नंबर है इसको हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो इसकी एक्चुअल वैल्यू तो ऐसी ये होती है 6.022। तुम अब तुम लोग चाहो तो इसको कन्वीनियंस के लिए ऐसे भी याद रख सकते हो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, ऐसे याद रखने से फायदा ये होता है कि ये जो 23, ये वाला 23 और ये वाला 23 ये एक साथ है, मतलब एक सेम नंबर हो गया ये। फिर ये वाला 0 और ये वाला 0 है ना। तो इस तरह से इस वैल्यू को हम याद रख सकते हैं अगर किसी को याद रखने में दिक्कत हो तो, है ना। वैसे हम ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं तो ज़्यादातर लोगों को याद रहती है। ठीक है, और ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जो चेंज है वो हमने थर्ड डेसिमल प्लेस पे किया है। ठीक है, तो इट वोंट कॉज मच एरर इन अवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये तो अपन को समझ में आ गया कि मूल होता क्या है, इसका यूज क्या है। अब देखो, अब अपन एक फॉर्मूला बनाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नए पेज पे लेते हैं अपन। जैसे जैसे हम बात कर रहे थे बनानास की, तो ये कोई कार्ट है ना, कार्ट मतलब ठेला, और इस पे कुछ केले रखे हुए हैं। केले को अपन ऐसे टिक से दिखा रहे हैं ना। ये इस पे केले रखे हुए हैं। ठीक है, अभी कुछ नोट मत करना, अभी बस ध्यान से देखना, नोट बाद में कर लेंगे। तो अपन ने इस ठेले को दो इमेजिनरी बाउंड्री में डिवाइड कर दिया है ना। एक तो ये हो गया, एक बाउंड्री तो ये है, और दूसरी बाउंड्री इमेजिनरी है ये ना। ये हमने ऐसा मान लिया है कि ये जो ठेला है या ये जो कार्ट है, दिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, राइट। अब मान लो कि हर पार्ट में कितने बनाना है, 12। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं 12 बनानास, 12 बी, कैपिटल बी है ना, बी फॉर बनाना। ऐसे इसमें भी 12 बी, ऐसे इसमें भी 12 बनाना है, और इसमें भी 12 बनाना है। ठीक है, ये दिखाए हमने 4 ही है ना, ऐसे और होंगे। ठीक है, ऐसे 12 होंगे टोटल, हर हर पार्ट में 12 12 होंगे। ठीक है, तो भाई अब जैसे हमको इसमें फॉर्मूला बनाना है, देखो फॉर्मूला यहाँ पे कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना। नंबर ऑफ डजन्स, है ना। कोई हमसे पूछे कि यहाँ पर इस ठेले पे कितने दर्जन हैं केले, तो हम आंसर क्या देंगे, 4, है ना। एक दर्जन तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। बेसिकली हमने 4 पार्ट डिवाइड ही ऐसे किए थे कि हर पार्ट में एक दर्जन आ जाए। ठीक है, तो नंबर ऑफ डजन्स कितना आ जाएगा, 4। अब मान लो कि जैसे एक बनाना का मास है
10 ग्राम। ठीक है, जस्ट हम एक रैंडम वैल्यूज एज्यूम कर रहे हैं अभी समझने के लिए। एक बनाना का मास अगर 10 ग्राम है तो टोटल मास कितना हो जाएगा पूरे ठेले का? नंबर ऑफ बनानास कितने हैं? 48। 12 × 4, 48 बनानास, है ना। और एक बनाना का मास कितना है? 10 ग्राम। तो ये तो हो गया टोटल मास। इस वैल्यू को अपन को नीचे लिखते हैं, 1 मिनट को। इसको हम यहाँ नीचे लिखते हैं। टोटल मास क्या हो जाएगा? 12 × 4 × 10 ग्राम डिवाइडेड बाय, अगर हमको नंबर ऑफ डजन्स निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? पूरे का मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 डजन। ठीक है, तो अगर हम पूरे के मास को 1 डजन के मास से डिवाइड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ डजन्स आ जाएंगे। भाई ये मार्क मत करो यार, जो भी कर रहा है स्क्रीन पे, है ना। तो ये तो आ गया टोटल मास, सारे टोटल बनानास का मास, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 डजन बनानास। तो 1 डजन बनानास का मास कितना हो जाएगा? 10 × 12। ठीक है, तो एक दर्जन में 12 केले हैं और एक केले का मास है 10 ग्राम, है ना। तो इससे भी सॉल्व करके देखो, ये आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं अपन? नंबर ऑफ डजन्स इज इक्वल टू मास ऑफ, सॉरी मास ऑफ नहीं, टोटल मास, नंबर ऑफ डजन्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 डजन, राइट। या फिर दूसरे तरीके से कैसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं? 4 आंसर दूसरी तरह से कैसे आ सकता है सोचो? नंबर ऑफ बनानास से भी आ सकता है। कि अगेन सेम बात ये है कि आप तो ये देख लो कि पूरे ठेले पर टोटल कितने केले हैं और एक दर्जन में कितने केले हैं। ठीक है, तो जब टोटल को 1 डजन के नंबर से डिवाइड करोगे तो अगेन आंसर क्या आ जाएगा? सेम 4 आना भी चाहिए। देखो लॉजिकली देखते हैं अपन कैलकुलेट करके। तो नंबर ऑफ बनानास, कितने बनानास है टोटल? तो टोटल बनानास है 12 × 4, क्योंकि 4 दर्जन है टोटल, और डिवाइडेड बाय, अपन बात क्या कर रहे थे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या आएगा? नंबर ऑफ बनानास इन 1 डजन। एक दर्जन में कितने बनाना है? 12 होते हैं। तो अगेन इसको भी सॉल्व करके 4 आंसर आएगा, है ना। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को कि नंबर ऑफ बनानास या टोटल नंबर ऑफ बनानास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बनानास इन 1 डजन। सही है, लॉजिकली क्लियर होते जा रहा है। ठीक है, इसको अपन वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, है ना। ये सेम चीज वॉल्यूम के टर्म्स में भी आ सकती है। लॉजिक तो वही रहेगा कि भाई आप न्यूमरेटर में रख दो कि टोटल जितने बनानाज हैं वो टोटल कितनी जगह घेर रहे हैं, डिवाइडेड बाय एक दर्जन बनाना कितनी जगह घेर रहे हैं, उससे भी वही आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसको भी अपन लिख लेते हैं ऐसे ही फॉर्मूले को। वॉल्यूम या टोटल वॉल्यूम ऑफ बनानास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बनानास इन 1 डजन।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला सबको लॉजिकली क्लियर हो गया। ये तो अभी अपन ने सिंपल बनानास की हेल्प से ये समझा है। अब देखो अपन इसको मोल कॉन्सेप्ट में इसी फॉर्मूले को लगाते हैं। ठीक है, अपन डजन से इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि अपन ये पढ़ चुके हैं पहले कि जैसा कि मोल ये नंबर रिप्रेजेंट करता है वैसे ही डजन भी ये नंबर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसलिए अपन डजन की हेल्प लेते हुए मोल्स समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल सबको समझ में आ गया, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? ये जो आंसर 4 है वो किन अलग अलग तरीके से लाया जा सकता है वो आपने देखा। ठीक है, अब देखो, जैसे कि मान लो अपने पास कोई एक्वेरियम है। ये जैसे ये मान लो अपने पास ये कोई एक्वेरियम है ना, और इसमें क्या भरा हुआ है? एक्वेरियम में क्या भरा हुआ होता है? पानी। ठीक है, ये पूरे एक्वेरियम में से पानी भरा हुआ है, फुल भरा है एकदम। तो अब इस पे अपन मोल कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, तो अब हमने मान लिया, ध्यान से देखना, अब हमने मान लिया कि फिर से हम इसको 4 इमेजिनरी पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। चार इमेजिनरी पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये है, इस 4 इमेजिनरी पार्ट्स में हमने इस तरह से डिवाइड किया है कि हर एक पार्ट में 1 मोल वाटर आ जाए। है ना, यहाँ पर हमने मान लिया है कि टोटल 4 मोल वाटर है पूरे एक्वेरियम में, तो हर पार्ट में 1 मोल आ जाएगा। है ना, 1 मोल इसमें, यहाँ पर 1 मोल, यहाँ पर, यहाँ पर 1 मोल, और यहाँ पर 1 मोल। तो अब हम देखो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका भी अपन फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, अब वहां पर दर्जन में बात हो रही थी, 4 दर्जन में अपन ने डिवाइड किया था, तो वहां पर अपन नंबर ऑफ डजन कैलकुलेट कर रहे थे, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं क्या? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आया था नंबर ऑफ डजन का? टोटल मास, मतलब पूरे का मास ले लो और 1 दर्जन के मास से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आना चाहिए कि पूरे का मास ले लो न्यूमरेटर में और 1 मोल के मास से डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर में। ठीक है, एकदम लॉजिकली समझते जाना, फॉर्मूला एकदम फील होना चाहिए अपन को, है ना, रटने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मास पूरे, जो पूरा जो पानी है, पूरा वाटर है, उसका पूरा वजन कितना है, और मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल का वजन कितना है ना, मास ऑफ 1 मोल वाटर। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल वाटर, H2O। सही है। अब सेम चीज अपन ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर अपन ने किया था कि टोटल नंबर ऑफ बनानास, पूरे कार्ट पर या पूरे ठेले पर कितने केले रखे हुए हैं, डिवाइडेड बाय 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, 1 दर्जन में कितने केले होते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर आ जाएगी, है ना, कि पूरे एक्वेरियम में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और 1 मोल में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। सही बात है ना। वाटर के लिए तो हम मॉलिक्यूल का टर्म यूज करेंगे, एटम तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि वाटर एक मॉलिक्यूल है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन
1 मोल। तुम लोग को मेरी राइटिंग बड़ी गंदी लगती होगी यार इस पे, है ना? मुझे क्या अभी डिजिटल पैड पे लिखने की आदत नहीं है, तो मेरी राइटिंग धीरे धीरे वक्त के साथ इंप्रूव होती जाएगी, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया? पूरे टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और कोई हैंड रेस कर रहा है शायद, 1 मिनट। हाँ अंशिका, जो तुम हैंड रेस कर रही थी यार, ये मैसेज में लिख दो क्या कहना चाह रही थी। अच्छा, गलती से। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पूरे एक्वेरियम में अपन ने देख लिए, और 1 मोल में देख लिया कितना है, उसको उससे डिवाइड कर दिया। अब ये सेम चीज अपन वॉल्यूम की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, है ना? कि भाई पूरे का वॉल्यूम जैसे 10 लीटर है, मान लो फॉर एग्जांपल कि ये जो एक्वेरियम है ये 10 लीटर का है। अब पूरे में पानी भरा है, तो अपन कह सकते हैं कि भाई जो वाटर है उसका वॉल्यूम कितना आएगा, 10 लीटर। तो अगेन इसको भी अपन फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय, टोटल वॉल्यूम से अपन डिवाइड क्या करेंगे, 1 मोल का वॉल्यूम। तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 2.5 लीटर, क्योंकि टोटल 4 मोल ही प्रेजेंट है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज? वॉल्यूम वाला फॉर्मूला, वॉल्यूम वाला कुछ नहीं है। देखो बेसिकली अपन कर क्या रहे हैं, लॉजिक ध्यान दो, है ना? आपको जब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, तो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं सब में, कि हम वो सेम वैल्यू पहले क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर में पूरे के लिए देख रहे हैं, और डिनोमिनेटर में फिर 1 मोल के लिए देख रहे हैं उस वैल्यू को। देखो सब में वही किया है हमने, जैसे हम मास की बात करें, तो पहले तो हमने पूरे का मास देख लिया, उसको लिख दिया न्यूमरेटर में, फिर 1 मोल के मास को लिख दिया हमने डिनोमिनेटर में। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब इसको हम नंबर ऑफ मोल्स को और दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में। तो हमने देख लिया कि भाई पूरे पूरे एक्वेरियम में कितने पार्टिकल्स हैं, और डिवाइडेड बाय 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब सेम चीज यहाँ पर आ जाएगी वॉल्यूम के लिए। पूरे एक्वेरियम की कितनी वॉल्यूम है, और डिवाइडेड बाय 1 मोल की कितनी वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये आ गया टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मोल वाटर। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मोल वाटर। क्लियर हुआ आदि लॉजिक? है ना? तो बेसिकली हम अब देखो, हम इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, है ना? अब बेसिकली हम करते क्या है इसमें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टी, जिस भी आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, जिस भी आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, एक सेकेंड। हाँ, जिस भी आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, न्यूमरेटर में आ जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ इंटायर सैंपल। ठीक है, जो पूरा सैंपल दिया है हमको, उस पूरे की प्रॉपर्टी न्यूमरेटर में आ जाएगी, और डिनोमिनेटर में हर बार क्या आ रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ 1 मोल। सही है, लिख सकते हैं इसको। तो ये जो पोर्शन है ना, ये अपन ने जनरलाइज करके लिख दिया यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन है। प्रॉपर्टी कोई भी हो, अगर अपन मास की बात करेंगे तो मास ऑफ इंटायर सैंपल बाय मास ऑफ 1 मोल। नंबर की बात करेंगे हम, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन इंटायर सैंपल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। यही चीज हम वॉल्यूम की बात करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ इंटायर सैंपल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। ठीक है, तो क्या ये फॉर्मूला लॉजिकली क्लियर हो गया सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा इसमें?
और अगर कंफ्यूजन हो जाए गलती से तो ये बनाना वाला एग्जांपल याद रख लेना, ठीक है। तो जैसा जैसा डजन होता है बनानास के लिए, वैसा ही मोल होता है किसी भी छोटे पार्टिकल के लिए, एटम के लिए या मॉलिक्यूल के लिए या आयन के लिए, ठीक है। तो अब अपन इसको देखो शॉर्ट में ऐसे लिख लेते हैं, फाइनली अपन कंक्लूड कर देते हैं फॉर्मूले को। तो नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सैंपल का, उसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं ना, स्मॉल एन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सैंपल, पूरे का मास जनरली हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल मतलब क्या हो जाएगा, एक मोल का मास मतलब मोलार मास, ठीक है। ये जो है कैपिटल एम क्या है यहाँ पर, मोलार मास, है ना। मोलार मास को अभी हम नीचे डिफाइन भी करेंगे अलग से, फिलहाल के लिए ऐसे ही लिख लो, मास ऑफ वन मोल मतलब मोलार मास। और टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, अपन इसको जनरलाइज करके लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल एन से, ठीक है। कैपिटल एन क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हम बेसिकली एक पार्टिकल की बात करते हैं ना, पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, कि जैसे ये वाला सैंपल है, ये किससे मिलके बना है, ये वाटर से मिलके बना है, तो इसमें पार्टिकल क्या हो गया अपने लिए, वाटर मॉलिक्यूल। अब कोई ऐसा सैंपल हो सकता है जिसमें वो सोडियम आयंस की बात करे, कि भाई बहुत सारे सोडियम आयंस हैं किसी सैंपल में, है ना, क्वेश्चन में तो कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन माइट बी अ सैंपल ऑफ सोडियम आयंस, तो उस टाइम हमारे लिए पार्टिकल क्या हो जाएगा, सोडियम आयन, ठीक है। तो जनरलाइज करके हम क्या लिखते हैं, कैपिटल एन, वेयर कैपिटल एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल। तो एक मोल में हमेशा कितने पार्टिकल्स होते हैं, इतने 6.023 इंटू 10⁻23, जिसको हम एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं, इसको लिख लेना यहाँ पर, है ना, अपन ने उस टाइम पे लिखा नहीं था, Na, है ना, एवोगैड्रो नंबर इसलिए क्योंकि ये नंबर एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल किसके बराबर हो जाएगा, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, ठीक है। और इसको वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना है तो ये अपन आगे लिख देता हूँ मैं अगले पेज पे, ये इज इक्वल टू वॉल्यूम के टर्म्स में क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल कैपिटल वी डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वन मोल। ये देखो यहाँ पर अपन ने क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ वन मोल, तो वन मोल की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, मोलार वॉल्यूम, जैसे वन मोल का मास क्या होता है, मोलार मास, है ना। तो ये अपना हो जाएगा मोलार वॉल्यूम, वी एम, स्मॉल एम स्टैंड्स फॉर मोलार, ठीक है। और एंड में अपन ने इन तीनों का कंक्लूजन क्या लिखा था, कि प्रॉपर्टी ऑफ इंटायर सैंपल बाय प्रॉपर्टी ऑफ वन मोल, तो इसको अपन शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, इज इक्वल टू पी बाय पी एम, जहां पर पी क्या है, प्रॉपर्टी पूरे सैंपल के लिए, और पीएम क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ वन मोल। सर इसको 22 पॉइंट आदि पूछ रहा है कि सर इसको 22.4 क्यों नहीं लिख रहे डायरेक्ट डिनोमिनेटर में, इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि अभी अपन ने गैसेस की बात नहीं की है, ये अपन थोड़ी देर बाद जब पढ़ेंगे तो पहले ये प्रूव करेंगे कि गैसेस की मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर होती है, ठीक है। ये जो 22.4 लीटर वैल्यू है ये स्पेसिफिकली गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, यहाँ पर अपन इन जनरल लिख रहे हैं किसी भी सब्सटेंस के लिए, कि जैसे अपन यहाँ पे वाटर की बात करें, अपन ने एग्जांपल वाटर लिया था, वाटर गैस तो है नहीं, तो इसके लिए 22.4 लीटर लिखना सही नहीं है ना। तो अपन यहाँ पर अभी जनरलाइज फॉर्म में लिख रहे हैं, और गैसेस के लिए फिर अपन बाद में स्पेसिफिकली लिख लेंगे कि वीएम की वैल्यू 22.4 लीटर होती है, क्लियर है आदि। तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटायर सैंपल बाय प्रॉपर्टी ऑफ वन मोल, है ना, इस फॉर्म में अपन को इसको याद रखना है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फॉर्मूला एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, मोल कंसेप्ट में मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास
is equal to number of particles by Avogadro's number is equal to volume by molar volume is equal to property of entire sample by property of 1 mole। ठीक है, बेसिकली ये वाला एक्सप्रेशन अपन को ध्यान रखना है ना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसको लिख लो, है ना, ये वाला तो सबने लिख लिया होगा, पहले ये लिख लेना। ठीक है, इससे तुमको एक फीलिंग रहेगी कॉन्सेप्ट की कि कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या। तो पहले ये लिख लो, उसके बाद मैं अगली स्क्रीन प्रोजेक्ट कर दूंगा। 23 तक मूल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। आज क्या तारीख है? 15। हाँ, हो जाना चाहिए, 23 तक तो हो जाना चाहिए। लिख लो भाई इसको जल्दी जल्दी, फिर अपन क्वेश्चन वगैरह भी कर लेते हैं, 10 मिनट ही बचे हैं फिर क्लास को। अगले पेज पे आता हूँ अब, ये लिख लो। यहाँ पे ध्यान रखना है ना, जो पार्टिकल अपन ने लिखा है वो पार्टिकल कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एटम, इट कैन बी आयन, इट कैन बी मॉलिक्यूल, इट कैन बी इलेक्ट्रॉन, इट कैन बी प्रोटॉन। इट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, ऑन द सिचुएशन। हाँ, अपन कर लेंगे, टेस्ट के पहले अपन कर लेंगे, है ना, नहीं तो अपन जितना पढ़ेंगे टेस्ट में उतना ही आएगा, तो उसकी टेंशन मत लो। ये नोट कर लिया सबने? फिर ये है, ये फॉर्मूला एंड में नोट कर लेना। तो ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। अब इस फॉर्मूले में देखो, जो टर्म्स आ रहे थे अपन एक एक करके देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स तो सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। मास ऑफ सैंपल जो है वो या तो वो तो क्वेश्चन में दिया रहता है कि भाई टोटल 10 ग्राम है या 15 ग्राम है, जो भी है ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। मोलर मास, मोलर मास अपन देखते हैं। तो मोलर मास बेसिकली क्या होता है? मोलर मास, इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर्मूले में। इसका मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ठीक है, मोलर मास नाम से ही समझ में आ रहा है, मोलर मास मतलब मोल का मास, मतलब 1 मोल का मास, मतलब मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, तो इसको हम ग्राम से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब अगर अपना पार्टिकल एटम है तो मोलर मास क्या हो जाता है अपने लिए? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, और अगर अपना पार्टिकल अपने लिए मॉलिक्यूल है तो मोलर मास क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर बराबर, है ना। तो बेसिकली वो पार्टिकल पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन में पार्टिकल क्या है अपने लिए। अगर वो एटम है तो मोलर मास हो जाएगा किसके बराबर? ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। और अगर वो मॉलिक्यूल है तो मोलर मास हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। ठीक है, क्योंकि ध्यान दो, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन भी अपन ने यही लिखी थी, है ना, मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ये दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, ग्राम एटॉमिक मास क्या था? एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, इट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल एटम्स। तो 1 मोल एटम्स का मास मतलब मोलर मास हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, तो ये पहला टर्म तो क्लियर हो गया होगा, है ना, ये वाला टर्म क्लियर हो गया। फिर एन, एन में अपन ने बात किया था नंबर ऑफ पार्टिकल, तो यहाँ पर वो पॉइंट भी लिख लो कि भाई पार्टिकल कुछ भी हो सकता है ना। particle can be an atom, can be an atom, molecule, ion, or any other subatomic particle, subatomic particle, है ना। Particle can be an atom, ion,
और एनी अदर सब एटॉमिक पार्टिकल। एक तो ये पॉइंट लिख लेना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। Na तो अपन को पता ही है ना, एवोगैड्रोस नंबर 6.023 10 टू द पावर 23, वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम फॉर 1 मोल। ठीक है, तो इसको नोट कर लो जल्दी। इसमें वो वाला पॉइंट भी यहीं पर लिख लो। ये जो गैसेस की मोलर वॉल्यूम की बात चल रही थी अभी, उसको अपन लिख लेते हैं। दोबारा आएगा तो दोबारा भी लिख लेंगे, यहाँ भी लिख लेते हैं। हाँ, क्या लिखना है अपन को यहाँ पे कि मोलर वॉल्यूम ऑफ गैसेस, मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज 22.4 liters. Molar volume of an ideal gas is equal to 22.4 लीटर। ठीक है, अब ये आया कैसे, ये जब अपन गैसियस स्टेट पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में ये इन डिटेल डिस्कस होगा, है ना। उसमें अपन, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ऑल्दो यहाँ पे जरूरत नहीं है। एक इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, फिर हम उसमें बोलते हैं कि मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो जब हम इसमें वैल्यूज डालेंगे, जब हम प्रेशर की वैल्यू 1 atm डालेंगे, वॉल्यूम तो अपने लिए अननोन हो जाएगा, मोल्स हम डाल देंगे 1 मोल, क्योंकि 1 मोल के लिए निकालना है। आर की वैल्यू हमको पता रहेगी, कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर भी पता रहेगा, है ना। इसमें एक चीज और ऐड करनी थी जो अपन ने मिस कर दिया, मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एट एसटीपी, एक मिनट, ये तो ओवरलैप हो गया। एक मिनट, ये स्टेटमेंट में दोबारा लिख देता हूँ। मोलर वॉल्यूम ऑफ एन ideal gas at STP is equal to 22.4 लीटर, है ना। ये चीज लिख लो अभी, बाकी डिटेल में गैसीय स्टेट पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए इसको याद करके रखना। हाँ आदि, जो तुम बात कह रहे हो कि एनटीपी पे 22.7 होती, मतलब एक्चुअली तो वही होती है, लेकिन अपन क्वेश्चंस में अपन एसटीपी एनटीपी को सेम मान के चलते हैं, है ना। क्वेश्चन जब अपन करेंगे तो उसमें एसटीपी लिखा हो एनटीपी लिखा हो, हम वैल्यू यही मान के चलेंगे 22.4 लीटर। ठीक है, बाकी तो अपन को सारी वैल्यूज अब पता चल गई इस फॉर्मूले में कैसे कैसे निकालना है। तो क्वेश्चन करते हैं, है ना। ये सारे पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे सबने। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 46 ग्राम सोडियम। शॉर्ट में मैं भी क्वेश्चन लिख देता हूँ, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 46 ग्राम सोडियम। हाँ बिल्कुल, 2Na आ जाएगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 46 ग्राम सोडियम। अब देखो अपन को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मोल कंसेप्ट, है ना। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला वही लगता है, स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल एम बाय कैपिटल एम इज इक्वल टू एन बाय एन ए। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, 2Na। तो देखो, अब बेसिकली अपन को निकालना क्या है, कौन कौन सी टर्म्स इन्वॉल्व है, पहले वो मार्क कर लेते हैं ना। नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब कैपिटल एन। तो एक तो ये वाला टर्म आएगा इक्वेशन में, और 46 ग्राम Na, तो 46 ग्राम मतलब मास दिया हुआ है अपन को सैंपल का, तो ये वाला टर्म हमको पता है। अब और मोलर मास,
ठीक है, तो देखो बेसिकली इक्वेशन तो अपनी बहुत बड़ी होती है ये, है ना, ये इक्वेशन तो बहुत बड़ी होती है। हमको क्वेश्चन में देखना होता है कि कौन कितना पार्ट हमारा काम का है। तो इस इक्वेशन में हमने देख लिया कि ये हमको निकालना है और ये दिया हुआ है, तो बेसिकली हमारे लिए केवल इतना ही पार्ट काम का है ना, तो अपन इतने ही पार्ट पे फोकस करेंगे, तो बाकी इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। तो अब देखो अपन को कैपिटल एन निकालना है, देख लो अपन को क्या क्या पता है। स्मॉल एम पता है 46 ग्राम, एन ए की वैल्यू पता है, मोलर मास अपन को पता नहीं है, तो मोलर मास निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो सैंपल क्या है अपने लिए, सैंपल में पार्टिकल है सोडियम, और सोडियम क्या है, एक एटम। तो अभी हमने पीछे यहाँ पे लिखा था कि अगर पार्टिकल एटम हो तो जो मोलर मास है वो किसके बराबर होगा, ग्राम एटॉमिक मास के, है ना। तो मोलर मास इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, जो कि सोडियम का कितना होता है, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, 23 ग्राम। तो ये अपन को मोलर मास पता चल गया, तो इस इक्वेशन में सारी वैल्यू पता चल गई। तो अपना आंसर आ जाएगा कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एम बाय कैपिटल एम इंटू एन ए। स्मॉल एम की वैल्यू है 46 ग्राम, कैपिटल एम की वैल्यू है 23 ग्राम, ये एन ए, एन ए मतलब एवोगैड्रो नंबर, तो आंसर आ जाएगा 2 Na। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, किसी को डाउट नहीं होगा इसमें। सर किसी लिक्विड का वॉल्यूम 1 मोल में कैसे चले, में कैसे निकालेंगे अगर मोल्स का पता हो तो। अगर मोल्स का पता हो तो यूनिटरी मेथड से निकल जाएगा ना। जैसे मान लो, जैसे मान लो यही वाला है, इसमें जैसे आपको ये पता चल गया कि एक एक्वेरियम में 4 मोल पानी था, और ये भी पता है कि भाई टोटल वॉल्यूम 10 लीटर है, तो यूनिटरी मेथड से अपन कह सकते हैं ना कि 1 मोल का वॉल्यूम 4 लीटर होगा। मोल्स ना पता हो तो मतलब पता क्या क्या है बेसिकली अपन को। जब मोल नहीं पता हो तो फिर तो नहीं निकल पाएगा ना, फिर कैसे निकल पाएगा, एक एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, है ना, एक से ज्यादा वेरिएबल हो जाएंगे तो निकल ही नहीं पाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है आदि। वॉल्यूम ऑफ गिवन सैंपल पता हो तो, वॉल्यूम ऑफ गिवन सैंपल पता हो और अगर अपन को वॉल्यूम ऑफ 1 मोल पता हो तो अपन नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, या अपन को नंबर ऑफ मोल्स पता हो तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। तो अब सारे क्वेश्चंस अपन को इसी के तरह करना है ना, ये फॉर्मूला अपन को लगाना है सब में। तो चलो तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, मैं तुम्हें होमवर्क बता देता हूँ अब क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो जिसको वो बुकलेट नहीं मिली हो, एक बार व्हाट्सएप कर देना मुझे, है ना। जो तुम्हारा होमवर्क है पार्ट 1 में, पार्ट 1 के 10 क्वेश्चन कर लो अभी तो, है ना। ये होमवर्क में लिख देता हूँ यहाँ पे, हमारा जो होमवर्क है एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, 10 क्वेश्चंस, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस, है ना, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। ठीक है, इतने ही कर लेना अभी तो, इतने अपन डिस्कस कर लेंगे, फिर अपन इसके आगे कल जब भी अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा तो ये क्वेश्चंस डिस्कस करके फिर अपन पढ़ना चालू करेंगे आगे। ठीक है, तो जिसके पास भी पीडीएफ नहीं होगी वो एक बार मैसेज कर देना, तो मैं सेंड कर दूंगा या करवा दूंगा। ठीक है, तो अपन मिलते हैं फिर अगली क्लास में, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर देना।